नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो हमारा सत्र है, ये सत्र हमारा भाषा विज्ञान से संबंधित है। इसमें हम भाषा विज्ञान में सिद्धांत एवं भाषा बोली, हिंदी भाषा की विभाषाएं, शब्द संपदा, ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि नामकरण कि देवनागरी लिपि का नामकरण किस प्रकार हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या हैं लिपि की, सीमाएं एवं सुधार के प्रयत्न, तो उन सभी से संबंधित है और उन सभी से पीवाईक्यूज प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। भाषा एवं सिद्धांत बोली से प्रश्न है और ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट है, जिसमें यूपीएचएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी उन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा कि किस प्रकार यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप इन प्रश्नों का अध्ययन करिए कि किस प्रकार प्रश्न हैं। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? विभिन्न मत और कथन का भी हम अध्ययन करेंगे। हिंदी में भाषा विज्ञान से विभिन्न कथन भी आते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ग्रियर्सन सन 1901 की जनगणना की रिपोर्ट, फैलन रिचर्ड्स, और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि ये विद्वान है एक फैलन, उनका कथन है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। हिंदी अरबी और फारसी से जो जनमानस है यहाँ का उसके निकट है और यह भाषा विज्ञान भाषाविद की भाषा वैज्ञानिक है फैलन, उनका यह मत है। ग्रेसन कहते हैं कि यही हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है और ये कथन ग्रेसन का है। सन 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं है। वे कहते हैं कि हिंदी में ऐसा शब्दकोश है और ऐसी भाषा की शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो सभी की समझ में आता है और इसका बहुत विस्तार है। बहुत अधिक जनसंख्या हिंदी भाषा का आपस में बोलचाल करती है हिंदी भाषा में, जो अंग्रेजी से किसी प्रकार से कम नहीं है। अगला प्रश्न है, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ को ज और फ के लिए एक नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ पर फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किस विद्वान का मत है? आइजक पिटमैन, मोनियर विलियम्स, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, राधे श्याम शास्त्री। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का यह कथन है। प्रश्न आया है मोनियर विलियम्स का, यह कथन है। सही उत्तर है इसमें कि यह कथन है मोनियर विलियम्स का। वे कहते हैं कि देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ के लिए ज और फ नुक्ता लगा होता है, यहाँ पर के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से पूर्ण, अधिक एवं संतुलित है। उदय नारायण तिवारी के शब्दों में वे कहते हैं कि भाषा और लिखने की कला ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती हैं। यानी मनुष्य क्या है, पशु से पृथक सिर्फ किस वजह से होता है? भाषा लिखने और बोलने की कला की वजह से, जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना सन 1667 ईस्वी में अथानाइसिस किरचार की पुस्तक चाइना इलेस्ट्रा पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई। नागरी टाइप बनाने का श्रेय जो है चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अवधी का सही उदाहरण चुनिए। अवधी भाषा है वो किस प्रकार से बोली जाती है और किस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं कि अवधी भाषा क्या है। एक माँ के दो धीवाड़े आछे, एक भाई के दो बेटे छे, एक मनई के दो बेटवे रहीन, एक औरत के दो लड़के थे। तो इसमें आप पहचानेंगे किस प्रकार, जो अवधी भाषी लोग हैं वो तो पहचान जाएंगे कि किस प्रकार अवधी बोलते हैं।
एक मनई के दुई बेटवे रहिन, यानी यहाँ पर ये जो वाक्य है ये अवधि का वाक्य है, अवधि का सही उदाहरण है, जबकि अन्य सभी विकल्प इसमें गलत हैं। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और अवहट। प्राचीनतम भारतीय भाषा है वह वैदिक संस्कृत है। प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हम वैदिक संस्कृत का जो समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है, जिसमें प्रथम पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। इनका समय है पाली का है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 से 500 ईस्वी तक, और 500 से 1000, 1000 से निरंतर अब तक चली आ रही हैं। वे सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। मत है, एक कथन है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किन महापुरुष के ये मत हैं? जेम्स प्रिंसेप, जॉन एफ फ्लीट, जॉन मार्शल, आचार्य विनोबा भावे। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, सही उत्तर है डी, आचार्य विनोबा भावे का यह मत है। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, यह मत आचार्य विनोबा भावे का है। 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट के 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा 9 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि बनाई गई। तो इससे भारत की इस वाले पॉइंट से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि कौन से उसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो 9 सितंबर 1949 ईस्वी को और 343 फर्स्ट में उसे देवनागरी लिपि को बनाया गया और हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारका, अयोध्या और मथुरा। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है मथुरा ब्रज का प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। विकसित सबसे बड़ी बोली है ये। ब्रजभाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ विशुद्ध रूप में बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप से ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया था, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है कि ब्रजभाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारीदास ने किया है। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा था। जब रीतिकाल आया हिंदी साहित्य में, ब्रज साहित्य रीतिकाल में तो उस समय से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर साहित्य में किया जाने लगा था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? बांग्ला, कोंकणी, गुजराती और संस्कृत। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए, बांग्ला भाषा है वह देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है, जिसे बांग्ला भाषा, असमिया या विष्णुप्रिया, मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ है। अब देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली भाषा की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। अभी हमने जस्ट पढ़ा है यहाँ पर
नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र इंडियोग्राम बने होते हैं। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के मुख से निकली हुई भाषा, यानी वो गुरुओं के मुख से निकली हुई भाषा, उसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया, हिंदेशिया। और ये प्रश्न आया है DSSB TGT परीक्षा 2021 में। और ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मिन्हाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? दक्षिणोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। और ये प्रश्न है DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्टी लिपि भारत में प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह लिपि है जो दाएं से बाएं को लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शाह बाजीगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? और ये जो प्रश्न आया है UPSC JSC परीक्षा 2021, DSSB TGT 2018, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017। यानी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर जो अपना वर्गीकरण किया है वो निम्न प्रकार से है। अपभ्रंश जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उस अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं। सौरसेनी अपभ्रंश जिसे मध्यवर्ती भी कहा जाता है, इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती यानी 4 आधुनिक भाषाएं निकली। उससे मागधी अपभ्रंश जिससे बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी जिसे मध्य पूर्वीय कहते हैं, पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री से मराठी, ब्राचर से सिंधी, पैसाची से लहंदा और पंजाबी। तो जिसमें से पश्चिमी हिंदी और असमिया से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये प्रश्न JIC प्रवक्ता परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है डी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का यह कथन है कि एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। एक भाषा है एक क्षेत्र में और उसके आसपास कई छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बन जाती हैं। जैसे किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली। ये क्या है? बोलियां हैं। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, उनके अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान, यानी अपनी इच्छा और उसके विचारों का जो आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास की भाषा के विषय में परिभाषा है। एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। UP PGT परीक्षा 2003, MP
जैसी परीक्षा यूपी की 2021 और डीएसएसबी टीजीटी 2018 में ये प्रश्न आया है कि पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो कौन सी नहीं है। सही उत्तर है सी, ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। यानी आधुनिक भारतीय भाषाएं बोलियां कौन कौन सी हैं और कौन सी भाषाएं हैं। सौर सैन्य अपभ्रंश से है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू और हरियाणवी। तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा ये 3 हो गई, कौरवी या खड़ी बोली और बांगरू ये 5 भाषाएं हैं। ये पांचों भाषाएं पश्चिमी हिंदी में आती हैं और इनका विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश सौर सैन्य अपभ्रंश से ही राजस्थानी हिंदी का हुआ है। राजस्थानी हिंदी में 4 आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मागधी से बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अर्धमागधी से पूर्वी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। ये क्षेत्रीय स्तर की बोलियां हैं जिनका विकास अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। इब्रानी, अरबी, हब्सी, फारसी। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है डी, फारसी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार जो विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है, जिसमें बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की जो प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतावली। तो ये सभी भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड का मिलान करना है कि किस वर्ष में क्या हुआ था। राष्ट्रपति का जो आदेश है वह सन 1955। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959। राजभाषा अधिनियम 1963। संकल्प 1968 ईस्वी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक बीजी खेड़ की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया। राजभाषा अधिनियम जिसका समय है 1963 ईस्वी उन भाषाओं का है जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। सन 1968 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। अगली है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, बताना है कि कौन से वर्ग शब्द हैं वो दंत्य हैं, ओष्ठ हैं, कंठ हैं और तालु हैं। प है ओष्ठ, कंठ तालव्य है च, दंत्य है त। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। ओष्ठ प, दंत्य त, कंठ ग और तालव्य है च शब्द। अगला प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। सौरसैनी, नागर, पश्चिमी, वर्तमान हिंदी। और इसमें क्रम बताना है। सही उत्तर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। सौरसैनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। तो इस प्रकार इनका क्रम चला है। पहले ये आई सौरसैनी, फिर नागर, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी का जो स्वरूप है वह हुआ है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम है। प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर, अपभ्रंश, अर्धमागधी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। यानी प्राचीन संस्कृत से जो हिंदी का क्रम है यहाँ आने का, उसे इतनी सारी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी हैं, तब हिंदी
वर्तमान जो परिदृश्य में हमें दिखाई देती है, उस प्रकार की हिंदी का जो स्वरूप आया है। अगला प्रश्न है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिस्सा, शिक्षा और शिक्षा। ये प्रश्न दिल्ली केवी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, शिक्षा शब्द है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। 11वीं से लेकर 14वीं शती के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा अब्दुल रहमान की संदेश राशक की जो भाषा है वह अवहट्ट है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? और वो है अवहट्ट। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। इनका विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। इस प्रकार भाषाओं का विकास हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी और मानक हिंदी। ये प्रश्न जो आया है जीडीसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कौरवी। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के जो नामकरण करता है वो कौन कौन है? ब्रजबोली जो नाम दिया है वो ईश्वर चंद्र गुप्त ने, डिंगल, बांकीदास, बिहारी ग्रेसन, भोजपुरी रैमंड। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। और ये प्रश्न भी जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, बुंदेली है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। जो 5 बोलियां हैं वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं उसमें। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी और खस। ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021, जीआईसी प्रवक्ता 2012, 15 और 17 लगातार क्रम से ये प्रश्न आया है। यूपीएचएससी 2016 और यूपी पीजीटी 2011 का प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? और वो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सौरसेनी अपभ्रंश के जो विकास हुआ है इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं, कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत है मगही, मैथिली और भोजपुरी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का हुआ है। इसमें कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोलियां आती हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको भाषा विज्ञान से अच्छा लगा होगा। भाषा विज्ञान के और हिंदी साहित्य के सत्रों में आगे जुड़ने के लिए आप कमेंट्स करिए और आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।